अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अफगान तालिबान ने उम्मीद के ऐन मुताबिक लेकिन बहुत जल्द काबुल पर अपना कब्जा जमा कर अफगान जंग के खात्मे का ऐलान किया है। पिछले 24 घंटों में तालिबान टीवी चैनल, सोशल मीडिया और पूरी दुनिया के अखबारात पर सबसे बड़ी खबर बने हुए हैं। अफरा तफरी में अफगानिस्तान से लोग जहाज़ों के साथ लटक लटक कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी अचानक मुल्क से फरार हो गए। इत्तलात के मुताबिक मुमकिना तौर पर वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं, लेकिन उज़्बेक हुकूमत उनकी मौजूदगी से इनकारी है। तालिबान ने सदारती महल पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले तो अपने मुखालिफिन के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया और अपनी हुकूमत जल्द बनाने का इंदिया भी दिया है। इस वक्त तालिबान को मौलवी हेबतुल्लाह अखवंजादा लीड कर रहे हैं, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर सियासी उमूर के नायब हैं। इसके अलावा मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब अस्करी उमूर की कमांड संभाले हुए हैं और सराजुद्दीन हक्कानी भी दूसरे नायब के तौर पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, तकरीबन सभी ममालिक अफगानिस्तान को लेकर अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। पाकिस्तान में भी आज वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठी और अफगानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है हर जाविये से जायज़ा लिया गया। कौमी सलामती के कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि अफगानिस्तान में किसी तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी और आलमी बिरादरी को भी पिछले 40 साल से दी गई पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं इसका एतराफ़ करना होगा। ये भी आज कहा गया कि पाकिस्तान भी अपने हमसाया मुल्क में अमन चाहता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक तकरीब में कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, जरा सुनिए। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इससे पहले भी ये बात करते आए हैं, कहते आए हैं कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी में अफ़गान मसले का हल निकाला जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने मुज़ाकरात का ठीक वक्त उसको ज़ाया कर दिया। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान ने तालिबान को रोकने पर अमेरिका को जवाब दिया तो अमेरिकी तेवर भी बदल गए। फिर इत्तेहाद रहा, दोस्ती रही और ना ही दहशतगर्दी की जंग में दी गई कुर्बानियों का भरम रहा। तालिबान के इस तरह अफगानिस्तान पर ताकत के जोर पर कब्जा करने और अफरा तफरी पर दुनिया के तमामी ममालिक ने वक्ती तौर पर अपना सफारती अमला अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है, लेकिन रशिया ने, चाइना और टर्की इन ममालिक ने अपने अमले को वापस नहीं बुलाया, बल्कि उन्हें उसी तरह काम अपना जारी रखने की हिदायत की है। बल्कि चीन ने तो बड़ा बयान देते हुए कहा है कि तालिबान के साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखने के लिए तैयार हैं। उधर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने यूरोपीय ममालिक पर भी जोर दिया है कि वो भी तालिबान की इस हुकूमत को तस्लीम ना करें। अब इस सारे प्रोसेस में भारत की खामोशी बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर की गई अरबों डॉलर की सरमायाकारी भारत को डूबती हुई नज़र आ रही है। अब की बार तालिबान के अफगानिस्तान में बग़ैर जंग के आने, फिर अपने दुश्मनों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करने पर माहिरीन ये कह रहे हैं कि माजी के मुकाबले में तालिबान का ये जो रवैया है इस बार मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इन्हीं उमूर पर नाज़रीन मैं बात करूँगी, लेकिन हमने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। 70 की दहाई के बाद से अब तक अफ़गानिस्तान में होता क्या रहा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने किस तरह अफ़गानिस्तान पर गलबा हासिल करने की कोशिश की, और हकीकत यह है कि ना रशिया यहाँ टिक सका और ना ही इन 20 सालों में अमरीका शिकस्त खाकर वापस ही जाना पड़ा, और जिनके खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी वही आज इक़्तिदार पर कब्जा किए बैठे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ होंगी। वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं दिफाई तज्जिया का डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, सिर्फ 9 दिनों में पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल करना, अफगान सदर अशरफ गनी का मुल्क से भाग जाना, आज हम ये बिल्कुल हक बजानिब हैं
जो ये बात वो लोग भी करते आए हैं कि फौजी हल नहीं है यहाँ का, अमन होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। आपको पता है दोहा में भी मुज़ाकरात चल रहे थे। आज मैं तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का एक टेलीविज़न पर इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहे थे अब दोहा मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लगता है कि अब अफगानिस्तान पीस की तरफ चल पड़ा है? देखिए, आप उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी, क्योंकि ये बात तो हक पजानिब है कि कोई भी जंगजू ताकत, बैरूनी जंगजू ताकत किसी भी मुल्क के ऊपर काबिज़ के तौर के ऊपर मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं रह सकती। और जो लोग उनकी हमायत करते हैं उनको बिला आखिर जो है ना सिर्फ मुल्क छोड़ना पड़ता है बल्कि बड़े बेइज्जत होकर मुल्क छोड़ना पड़ता है। यही चीज़ आपने अशरफ गनी की सूरत हाल में देखी। क्योंकि जो चीज़ ज़ेर गौर होनी चाहिए वो ये है कि मज़ार शरीफ से लेके जनूब तक और जनूब से लेके जो 25 मुख्तलिफ सूबे जो है तालिबान ने जो है उनके ऊपर कब्जा किया या उनके ऊपर अपनी हुकूमत कायम की, वो बड़ी आसानी से और बगैर किसी ताकत के इस्तेमाल के जो है वहाँ उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। और इससे बढ़ के ये बात है कि जिस मफरूज़े पे अफ़गानिस्तान करना पड़ा तालिबान को, या रेजिस्ट क्यों नहीं किया गया, रेजिस्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखिए, इसकी दो बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये कि ये जंग जो अमेरिका ने शुरू की थी वो गलत मफरूज़े पे की थी। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं और उसके लिए अलकायदा के ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दी की मुहिम जोई करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी उनके साथ खड़े हैं बिलखसूस तालिबान, उनके ख़िलाफ़ भी वो जंग करेंगे। जब आपकी जंग के अहदाफ का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम जोई के साथ साथ काउंटर इंसर्जेंसी और आप लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दें तो फिर ज़ाहिर है आप सूरत हाल तब्दील होती है। फिर इसके साथ उन्होंने ये कहा कि तमाम पश्तून तालिबान है और पश्तून तालिबान जो हैं वो दर हकीकत पाकिस्तान की असर रसूख की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उन्होंने अफ़गान आइन के अंदर भी उनको वो हिस्सा नहीं दिया। जब भी आप ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर कोई भी हुकूमत कायम करें या अक्सरियत के ऊपर एक अक़लियत को रखने की कोशिश करें तो वो सूरत हाल कुछ इसी किस्म की होती है कि जहाँ लोग जो हैं उस हुकूमत के साथ खड़े होते हुए नज़र नहीं आते। और फिर सबसे आखिर में, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अशरफ गनी साहब किन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि जब आखिर में वो गए अफगानिस्तान छोड़ के तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे। उनके साथ कोई अक़लियती लीडर नहीं थे। अक़लियती लीडर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके साथ कोई बाकी अहम ग्रोह मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब ये कि वो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए या अमेरिका की मफादात के लिए वहाँ मौजूद थे। और यही वजह है कि बावजूद इसके कि बड़ी एक संजीदा कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी सदर ट्रंप के अंदर के दौर में कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकल आए, तो उस वक्त उन्होंने तमाम मुज़ाकरात को रद्द कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि अब इस बेसरोसामानी में न सिर्फ वो अफ़गान उन तमाम हमायतियों को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने उनके साथ दिया अफगानिस्तान को बनाने की कोशिश की, उनको छोड़ दिए, बल्कि सिर्फ 3 लोगों के साथ आगे निकल गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप जो है किसी भी मुल्क के अंदर इंतशार के सबब बनते हैं तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होते, लोग मजबूरी में आपको देखते ज़रूर है। हाँ, इस वक्त सबसे बड़ी जो इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि आप तालिबान हुकूमत को ना सिर्फ एक्सेप्ट करें बल्कि उनकी मावनत करें, ताकि ये जो इक़्तिदार का मुंतकली का सिलसिला है अफगानिस्तान में वो पुरअमन तरीके से हो। क्योंकि अगर इस वक्त बरतानिया और यूरोपीय ममालिक तो में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते, करने को तैयार नहीं है। अभी कुछ लोगों के तज्जिए में सुन रही थी कि मगरबी ममालिक और स्ट्रेटजी के साथ वापस आने की कोशिश करेंगे, अमेरिका इतनी आसानी से इस खित्ते की जान छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, इतना आसान नहीं होगा जब तक कि वो एक तीसरी अफगान जंग उसकी बैनुल-अक़वामी एक्सेप्टेंस नहीं करवाते, तब तक बहुत मुश्किल होगा। और पहली इसमें दूसरी बात जो देखने की है वो ये है कि इस वक्त जितनी इलाकाई ताकतें हैं बाशमूल चीन, बाशमूल रूस, ईरान, पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। रूस ने तो अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम भी कर लिया है, खबर कुछ यहाँ तक है, और चीन भी अनकरीब कर लेगा। अब ऐसी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा से, UN सिक्योरिटी काउंसिल से तो कोई अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की एक नई जंग की इजाज़त नहीं मिल सकती। रही बात नेटो की, अब नेटो अफवाज अगर एक और जंग लड़ना चाहते हैं तो वो उसके बुनियादी मकासद क्या होंगे, वो कौन से ग्रोहों की जो है उनकी तशरीह करेंगे। क्योंकि अगर मज़ार शरीफ बगैर गोली चलाए तालिबान के असर रसूख में आ गया या फॉल आपने देख लिया, तो उसका मतलब ये है कि ज़मीनी तौर पर वो लोग समझते हैं कि उनकी नुमाइंदगी नहीं हुई। लोग ये समझते रहे कि जो काबिज़ हुकूमत थी वो अपने मफादात के लिए और अपने ख़जाने भरने के लिए और अपने दोस्तों की मावनत करने के लिए उन्होंने
अफगानिस्तान की एक हुकूमत बनाई जो अफगान अवाम तक नहीं पहुंची। यानी काबुल तक तो हुकूमत थी, लेकिन काबुल से दूर लोगों तक वो समरात जो अमन की मिलने चाहिए थे, जो बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट के मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। आज के तालिबान माजी के तालिबान से कितने मुख्तलिफ हैं? जो आम माफ़ी का भी ऐलान कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ 20 साल लड़े हैं, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया, कितने मुख्तलिफ हैं आज के तालिबान? देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस वक्त तालिबान शुरू हुए उस वक्त भी वो अपनी अक़वाम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि 1990 की दिहाई में भी उस वक्त जो मुजाहिदीन थे वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और एक खाना जंगी की सूरत हाल थे और लोग तंग थे। और उस वक्त जो लोग वहाँ से निकले, जिनको आप तालिब कहते हैं, वो वहाँ के मदरसे के बच्चे थे जिनका ख्याल था कि वो अमन लेके आएंगे। और जब तक तालिबान उस वक्त वहाँ थे, बड़ी हद तक अमन भी था, अफगानिस्तान को उन्होंने मनशियात से दूर भी किया। हाँ, सबसे बड़ा मसला ज़रूर ये था कि उनके पास सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। ये जो अफगान इस वक्त आए हैं, ना तो ये सियासी तौर के ऊपर कहीं पीछे हैं, क्योंकि इन्होंने बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात भी किए हैं, बड़ी ताकत के साथ किए हैं और बड़ी ताकतों के साथ किए हैं, जो तमाम ताकतें अफगानिस्तान में मौजूद थी। इसके साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ औकात में न सिर्फ अफगान गवर्नर्स के साथ, जो वॉरलॉर्ड्स हैं, उनके साथ शराकतदारी भी की असर रसूख के लिहाज से, लेकिन इसके साथ साथ वो ये चाहते भी हैं कि अफगानिस्तान आगे पुरअमन तरीके से जाए। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान बिल आखिर एक कबायली मुल्क है और कबायली मुल्क के असूलों के मुताबिक हर शख्स को उसके खित्ते के मुताबिक, उसकी जो इलाका है उसके मुताबिक नुमाइंदगी उनका हक बनता है। अगर आप अफगानिस्तान का आईनी अक्सरियत को बेताकत कर देंगे तो जाहिर है फिर लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो इसलिए लेकिन अब तो नजरें जमी है ना कि कैसा निज़ाम कायम होता है, किस निज़ाम के तहत क्या पॉलिसीज़ तश्कील दी जाती हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कामयाब सिस्टम जो है वो वहाँ पर शुरू हो जाएगा। अभी बाकायदा तो किसी निज़ाम का ऐलान नहीं हुआ, तो अभी किस तरह वहाँ के मामलात चलेंगे? अभी बाकायदा तौर पर तो कुछ ऐलान नहीं हुआ कि ये सिस्टम के तहत चलना है। देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अफगान ब्यूरोक्रेसी थी वो मुल्क छोड़ के जा चुकी है। उसमें बड़ी हद तक लोग जो है मुल्क छोड़ के चले गए। ये वो लोग हैं जो हुकूमत चला रहे थे। दूसरा मसला इस वक्त अफगानिस्तान की सफारतकारों का है। अफगानिस्तान के सफारतकारों ने तमाम मुद्दा पाकिस्तान को मुर्दल इल्ज़ाम ठहराने और तालिबान को मुर्दल इल्ज़ाम ठहराने की बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात को वाज़े किया हुआ था दुनिया में। अब जाहिर है इसकी जगह दूसरे लोग आएंगे और उसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान में अफगानिस्तान के महाजरीन के अंदर मुख्तलिफ बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं और आपके पास सेकंड और थर्ड जनरेशन है जो इलाकाई ममालिक में मौजूद है, इन लोगों को वापस जाके अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। फिर आपकी जितनी इलाकाई ताकतें हैं उनको भी मावनत करनी होगी। अफगानिस्तान को एक मजबूत, मेरे नहीं ख्याल से ये मुमकिन होगा, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान अपनी जंगजू की हैसियत से जो है उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं एक कू किया है और ये पहला कू है अफ़गानिस्तान में जो खून खराबे के बावजूद के बगैर हुआ है। ऐसी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरबराही में ही इक़्तिदार की मुंतकली होगी। हाँ, ज़रूर ये हो सकता है कि लोई जुर्गा से वो शायद अपनी इस जो कानूनी हैसियत है इस हुकूमत की उसको जो है तोसी देने की कोशिश करें, लेकिन क्या एक इंटरिम सेटअप जिसके अंदर ये बाकी बहुत सारी ताकतें मौजूद हों बड़ी आराम से ये काम कर सकेंगे? मेरे नहीं ख्याल से। रही बात ये कि किस किस्म का सिस्टम आएगा, तो अब ये फ़ैसला तालिबान करेंगे और ये फ़ैसला इसके साथ मुंसलिक है कि क्या दुनिया चाहती है कि तालिबान एक बेहतर और एतदाल पसंद हुकूमत बनाए या दुनिया चाहेगी कि अफ़गानिस्तान में दोबारा खून रेजी और अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ बने, मंशियात का मरकज़ बने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा बने। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसलिए जो लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद नहीं करेंगे वो बराह रास्त अफ़गानिस्तान के अंदर इंतशार और खाना जंगी की बुनियाद रखेंगे। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है दुनिया की सलामती के लिए और दुनिया को सोचना चाहिए। तो डॉक्टर साहबा, क्या TTP और दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करती थीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करती रही हैं, रिसेंटली भी हमने देखा बहुत से वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, क्या ये भी हम कह सकते हैं जैसे अफ़गान तालिबान ने कहा कि हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो ये दहशतगर्द तंजीमें भी ऑपरेट करना बंद हो जाएंगी?
देखिए, ऑपरेट करना तो ज़ाहिर बंद नहीं होगी, क्योंकि उनको जो पैसे मिल रहे हैं, जो इनको सपोर्ट मिल रही है, वो अफगानिस्तान से तो नहीं मिल रही थी। वो सपोर्ट तो इनको बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ से और बाकी ममालिक से मिल रही थी। तो अब मसला ये है कि वो कितनी हद तक नज़रियाती बुनियाद पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को जारी रखेंगे या कितनी हद तक उनको बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको अपने रवैये में ज़रूर तब्दीली लेके आनी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है अगर आप अफगानिस्तान या तालिबान हुकूमत के साथ किसी किस्म के रवाबत रखते हैं। जब आप कोई रवाबत नहीं रखेंगे तो आप असर रसूख कैसे कायम करेंगे? और असर रसूख कायम करना आपके लिए लाजिम है, इसलिए कि इस वक्त आपकी सरहद उनके साथ मुंसलिक है, इसलिए कि आपके पास रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन पाकिस्तान में दाखिल होते हैं बगैर किसी कानूनी दस्तावेज़ के। और इस वक्त जो अफगानिस्तान को छोड़ेंगे वो ज़्यादातर वो ग्रोह होंगे जिनकी अभी आपने बातचीत की, या वो लोग होंगे जो बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज या बाकी लोगों के लिए काम करते रहेंगे। तो इसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोगों ने वीजा भी अप्लाई किया है, बहुत लोग पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, ऐसी सूरत में तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देखिए, हमें न सिर्फ जो है मोहतात रहना पड़ेगा, लेकिन हमें इनको हर हालत में कलम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कलम बंद नहीं करते और आप तहरीर नहीं करते कि ये लोग कौन हैं, तो आपके पास 1990 की जो दिहाई है और उसके बाद जो 2001 से लेके अभी तक, यानी कि रोज़ाना अगर 1 लाख लोग पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं, और आप उनको पूरे मुल्क में जाने दें, तो फिर दहशतगर्दी को रोकना आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज या बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप इनको रजिस्टर करें, बेहतर है कि आप इनको शायद आप महाजरीन का स्टेटस ना दें, लेकिन आप ये बात ज़रूर करें कि आप इनको पाकिस्तान में बगैर किसी कानूनी दस्तावेज़ के दाखिल ना होने दें। अब ये आप कैसे करते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये नेशनल आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए होगा, आपकी महकमा दाखिला के लिए होगा, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज और आपकी फ़ौज के लिए होगा, और उन तमाम ताकतों के लिए होगा जो सरहद के साथ इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और सबसे आखिर में इसमें जो स्मगलिंग का इशू है, आपको उसको भी देखना होगा, क्योंकि अगर तमाम खाने पीने के रास्ते आप बंद कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपके पास एक नई लहर बन सकती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। हम कह सकते हैं कि सीपैक के मुस्तकबिल के बारे में ये भी जुड़ा है कि अफगान तालिबान क्या सेटअप वहां पर लेकर आते हैं, कैसा सिस्टम चलता है? देखिए, ये एक सीपैक आपके लिए एक बहुत बेहतर चीज़ है और अफगान तालिबान के लिए भी बेहतर चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि वो भी 20 साल की खाना जंगी से तंग है, और वो एक मस्बत जो है बैनुल अक़वामी रद्द अमल चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इत्तेदाल का जो है रवैया अख्तियार किए हुए हैं। और उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो रियासत है वो अपनी सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए कुछ काम करे। अब सियासी और माशी काम उसी वक्त मुमकिन है अगर आप माशी तौर पे मुस्तहकम है, और अगर आप माशी तौर पे सिर्फ एड पे रिलायंट हैं तो फिर मुमकिन नहीं। तो जाहिर है इसमें सीपैक एक अहम किरदार और कलीदी किरदार अदा करेगा। अगर आप इसके जरिए उनकी इकॉनमी को जनरेट कर लेते हैं तो फिर उनकी इकॉनमी शिफ्ट कर जाएगी मनशियात और बाकी चीज़ों से, लेकिन अगर आप नहीं करते, उनको कोई और मौके नहीं देते, तो फिर जाहिर है हुकूमत चलाने के लिए उनके पास जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो अमरीकन असलाहा है, नेटो अफवाज का असलाहा है, दहशतगर्द गिरोह है, और उनके साथ साथ मुंसलिक गुड गवर्नेंस के लिए किन चीजों पर फोकस करना होगा अफगान तालिबान को कि वो सिस्टम अफगान अवाम के लिए भी एक्सेप्टेबल हो? देखिए, सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त उनको 3 काम करने होंगे। सबसे पहले तो उनको लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना होगा। इसका मतलब ये है कि अफ़गान नेशनल आर्मी और जो अफ़गान पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको असर नौ जो है तरतीब देना होगा। इस वक्त भी जो अफ़गान नेशनल आर्मी ने जो मुख्तलिफ जगह पर शिकस्त खाई, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनके पास कमांड की कमी थी, क्योंकि कमांड जो है नेटो के पास और अमेरिकन अफवाज के पास था जो मुल्क छोड़ के चले गए। सो ये इस जगह के ऊपर अगर कमांडर्स को वो अपने एडजस्ट कर लेते हैं तो बड़ी हद तक अफगानिस्तान की आर्मी बेहतर भी हो सकती है और चीज़ें आगे भी जा सकती हैं। हाँ, इसके साथ साथ जब आप लॉ एंड ऑर्डर को आप संभाल लेते हैं और एक लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है फिर मुल्क के अंदर अफरा तफरी के मौके कम हो जाते हैं और उससे सूरत हाल बेहतर होती है। इसके साथ साथ दूसरा मसला है कि ड्रग्स का और वॉरलॉर्डिज्म का, कि ये जो ड्रग्स का जो इशू है, ये क्या अफगानिस्तान की हुकूमत की कमर है, यानी कि उसकी बेस बनेगी, या इसकी जगह आप कोई तजारत का कोई फैसला कर सकते हैं। और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त कैपेसिटी बिल्डिंग की है, क्योंकि जो लोग
जा चुके हैं, अगर उनकी मावनत नहीं करेंगे आप, तो फिर अफगान हुकूमत किसी सूरत एक नई अफगान हुकूमत नहीं बन सकेगी, क्योंकि अफगान हुकूमत एक सर्टेन लेवल पे परफॉर्म कर रही थी और उस कैपेसिटी गैप को फिल करने के लिए इलाकाई ताकतों को और बैनुल अक़वामी दुनिया को मदद करनी होगी। अगर नहीं मदद करते तो फिर अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर सुल्तान साहिबा मेरे साथ ही। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन 92 न्यूज़ हार्ट टॉक पाकिस्तान प्रोग्राम करते हैं डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जब से तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला है, पूरी दुनिया में कोई भी आप टीवी चैनल लगाकर देख रहे हैं, इस वक्त तालिबान ही टीवी स्क्रीन पर जो है ना वो छाए हुए हैं, यही खबर जो है ना हर जगह डिस्कस हो रही है। आपकी बड़ी गहरी नज़र है ऐसे मामलात पर, ऐसे इश्यूज़ पर। ऐसा होगा ये तो एक्सपेक्टेड था, जो सूरत हाल बन गई है, लेकिन डॉक्टर साहब इतनी जल्दी होगा, क्या ये भी एक्सपेक्टेड था? शाज़िया, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सारी दुनिया का जो रद्द अमल है और तमाम दुनिया के जो की ममालिक हैं, खुद बरतानिया अमेरिका को ले लें, बरतानिया को ले लें, यूरोपियन ममालिक को ले लें, इन सब की जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स थी और जो असेसमेंट थी वो ये था कि काबुल जो है वो 6 महीने में फॉल कर सकता है। और अगर ख्याल ये था कि शायद उससे ज़्यादा भी डिफेंड कर सकते हैं। खुद अमेरिका के सदर जो बाइडन से जब ये सवाल बारहा पूछा गया 7 या 8 जुलाई को कि अमेरिकी अफवाज का जब आपने बैकग्राउंड बेस खाली कर दिया है 4 जुलाई को, 3 जुलाई को, तो क्या इसका मतलब है कि काबुल का फॉल इनेविटेबल हो गया है, काबुल का फॉल हो जाएगा? तो उनका कहना था कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां 3 लाख से ज्यादा ट्रेंड फौज है, उसके पास बहुत असला है, उसके पास एयरफोर्स है, और उसके मुकाबले में एक रेगेट एक मलेशिया है तालिबान की जिसकी तादाद 70,000 उससे कम है, उनके पास कोई बेहतर वेपन नहीं है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि अफगान हुकूमत लड़ेगी। लेकिन हमने देखा यह कि अफगान हुकूमत के पास कोई मंशूर नहीं था, उनके पास कोई नजरिया नहीं था, उनकी फौज के पास कोई नजरिया नहीं था, और अफगान नेशनल आर्मी तो इस तरह से मेल्ट हो गई है, डिसअपियर हो गई वहां पे कि जैसे कभी उसका वजूद ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम क्या समझे कि अमेरिका गलत फहमी का शिकार रहा, या उसे ये सब पता था, सूरत हाल उनके सामने थी, मुज़ाकरात में क्या बातचीत चल रही है, जाहिर है कुछ भी ढका छुपा नहीं था, या शर्मिंदगी से बचने के लिए अब जाहिर नहीं कर रहे कि उन्हें सब पता था कि ये हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा? शाज़िया, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसमें तमाम ही एलिमेंट्स थे। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अमरीकियों को ये एहसास था कि 20 बरस तक उन्होंने कोई सियासी पॉलिटिकल हल या ढांचा तो वो अफगानिस्तान का नहीं निकाल सके और उनको यहां से निकलना था। हर अमरीकी सदर ने इस पर एक असेसमेंट की। आपको याद है 2009 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यह असेसमेंट की, लेकिन उनकी फौज और उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी नहीं निकलना चाहती थी। फिर ट्रंप जो थे उन्होंने वाज़ेह फैसला कर लिया कि निकलना है। जब जो बाइडन आए तो उन्होंने फिर रिव्यू किया और रिव्यू के बाद फैसला किया कि निकलना है। तो जाहिर है कि अमरीकियों को अंदाजा था कि यहां से निकलना है, निकलते हुए ह्यूमिलिएशन होगी, जग हसाई होगी। ये ऐन मुमकिन है कि वो जानबूझ के ये असेसमेंट दे रहे थे काबुल हुकूमत का हौसला बढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ NGO और सिविल सोसाइटी को ये बताने के लिए कि हमने सरेंडर नहीं किया। उनको अंदाजा था कि ये जो पूरा सेटअप है ये ज्यादा देर चल नहीं सकेगा, और बिल्कुल अब तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि सेटअप में जान ही नहीं थी, वो सियासी तौर पे भी कमजोर था और उसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन एक और चीज समझ में नहीं आती ना, 60,000 तालिबान जंगजुओं के सामने 3 लाख की फौज, जिसके पास दुनिया का जदीद तरीन असलहा, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, ये 3 लाख की फौज 60,000 तालिबान जंगजुओं के सामने मुजाहमत नहीं कर सकी, उनके सामने ठहर नहीं सकी। ये रेत की दीवार क्यों साबित हुई 3 लाख की फौज? देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प सवाल है। 2009 में या 10 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कयानी ने एक 14 पॉइंट पेजर जो था वो प्रेसिडेंट बराक ओबामा को दिया था, और हम उस वक्त उनके साथ गए थे
पाकिस्तानी मीडिया की हैसियत से वाशिंगटन में, जब अमेरिकी सदर को उन्होंने अपना ये एक 14 पॉइंटर दिया था, 14 पॉइंट्स का, उस पर एक बहुत अहम नुकता ये था जिस पे जनरल कयानी ने पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफिंग की थी GHQ के ऑपरेशन रूम में। उन्होंने कहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा जो डिसएग्रीमेंट है अमेरिका के साथ वो ये है कि आप हमारे गिर्द, हमारे पड़ोस में एक इतनी बड़ी फौज 4 लाख की तादाद की उस वक्त कहा जा रहा था बना रहे हैं, जदीद असले से लैस, और ये फौज जो है इस तरह से इतनी जल्दी बन नहीं सकती। जब आप यहां से निकलेंगे तो इस फौज के पास कोई बजट नहीं होगा और इंस्टीट्यूशन इस तरह से बनते नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की फौज को देखें तो इसके पीछे तकरीबन 150-200 बरस की एक हिस्ट्री है जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, डिसिप्लिन की, ट्रेनिंग की, सैक्रिफाइस की, यूनिट की, सब चीजों की। तो जो फौज अमेरिकियों ने खड़ी की, उन्होंने खर्चा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का किया, लेकिन उस फौज के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो थी वो नहीं थी, उसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं थी। और आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में, 10 दिनों में 2 दफा इस फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को, इसके आर्मी चीफ को बदला गया। और जो आखिरी आर्मी चीफ वहां पे लगाए गए थे अब से चंद दिन पहले, उनकी उम्र सिर्फ 35 बरस थी, जो इस खित्ते में कहीं पर भी आर्मी चीफ की कम से कम उम्र इतनी नहीं हो। तो बेसिकली कहने का यह कि ये फौज नहीं थी, ये क्राउड था जिनको रिक्रूट कर लिया गया और उनको यूनिफॉर्म पहना दिया गया, मेडल लगा दिए गए। उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। वो लड़ते तो तालिबान से क्यों लड़ते, उनके पीछे क्या नजरिया था कि वो फाइट करते? उन्होंने सरेंडर कर दिया, फाइटिंग तो हुई नहीं है। यहां हम तो ये सवाल इसलिए उठाए शाजिया कि अगर ऐसा लगे कि बड़ी घुमसान की जंग हुई है, यहां तो जंग ही नहीं हुई, यहां तो पीसफुल सरेंडर और टेक ओवर हो गया। फिर तो सवाल फिर हम पीछे चले जाएंगे 20 साल पहले कि 20 साल पहले जो कुछ यहां पर शुरू हुआ, जिनके खिलाफ आप जंग लड़ने चले थे, एक निज़ाम आप कायम करना चाहते थे, बराबरी का, कानून का, इंडिया को आपने वहां पर बहुत ज़्यादा स्पेस दी। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि इन 20 सालों में इंडिया ने जो वहां पर पैसा लगाया, जो इन्वेस्टमेंट की, अब TTP की सपोर्ट थी, रॉक की सपोर्ट थी TTP को और NDS की, क्या समझे कि ये नेक्सस भी खत्म हो गया, TTP भी कमजोर हो गई, और इन 20 सालों के बाद आप क्या समझते हैं इंडिया को लेसन क्या मिला है? देखिए, 2 पहलू हैं आपके सवाल के। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहला तो यह है कि अमेरिकी अफगानिस्तान में थे क्यों और उनके पार्टनर हिंदुस्तानी ही क्यों थे, उनका पार्टनर कोई और रीजनल कंट्री क्यों नहीं था? हाँ। अब कहने को तो अमेरिकियों ने यह कहा कि वो यहां पे दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए आए हैं, अलकायदा के खिलाफ, अलकायदा को खत्म करने के लिए आए हैं, उनको खतरा है कि यहां से दोबारा अमेरिका या मगरब पे हमला हो सकता है, वो यहां इंसानी हकूक के लिए आए हैं, वो नेशन बिल्डिंग करने के लिए आए हैं, वो औरतों को आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं, और सो और उनकी लंबी कहानी। लेकिन जो चीज़ हमें समझ आती है, बिकॉज मतलब हम तो इसको देख रहे हैं 20 बरस से, हमें ये समझ आती है कि अमेरिकन जो यहाँ खालिस्तान तौर पर थे फॉर अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, और वो इस खित्ते में बैठना चाहते थे, वो ताकि यहाँ से चीन को, सेंट्रल एशिया को, पाकिस्तान को, ईरान को और इस पूरे रीजन को जो यूरेशियन लैंडमास का हिस्सा है, इसे रेगुलेट किया जाए। और जाहिर है कि उनको 2000 में भी पता था कि चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ ग्रो करेंगे, तो वो यहाँ बैठना चाहते थे। लेकिन बैठने के लिए उनको एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए था जो उनकी फौज के बगैर अपने आप को चला सकता, सस्टेन कर सकता। वो एक ऐसा पॉलिटिकल ढांचा यहां पे खड़े नहीं कर सके, और हिंदुस्तान के साथ अलायंस करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जाहिर है पाकिस्तान को खतरा था, बाकी कंट्रीज को भी खतरा था, यही उनकी फेलिंग हुई है। अब क्या TTP की सपोर्ट खत्म हो गई है? देखिए, अमेरिका का मिलिट्री रिवर्सल हो गया है और हिंदुस्तान हमारा नेबिंग कंट्री है, उनको रिवर्सल जरूर हो गया है, लेकिन तारीख में कोई हरफे आखिर नहीं है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें खत्म नहीं कर देंगे। हमारे यहाँ ये बड़ी गलतफहमी है। वो अब इस वक्त एक काउंटर स्ट्रेटजी लेके आएंगे। लेकिन समझते हैं सारी जिम्मेदारी होगी अफगान तालिबान की, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आप नहीं समझते अगर अफगान जमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो दुनिया सवाल उठाएगी? आज जो यहाँ पर भी जो लोग खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं उन पर सवालात उठेंगे। दिस इज अ बिग क्वेश्चन डॉक्टर साहब। शाजिया, उसमें प्रॉब्लम यह है कि पहला तो सवाल यह है कि क्या अफगान फतह तो हो गई है तालिबान को, लेकिन फतह होना एक अलग चीज़ है और गवर्न करना एक अलग चीज़ है। हाँ। तो क्या अफगान तालिबान आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में अफगानिस्तान के ऊपर एक स्टेबल ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट
ऐसी ला सकेंगे जिसमें ताजिक भी हों, जिसमें उज़्बेक भी हों, जिसमें हज़ारा भी हों, जिसमें शिया एलिमेंट भी हो। एक ऐसी हुकूमत जिसको मगरबी दुनिया की ताईद और सपोर्ट हासिल हो, जिसको एक तरफ रूस और चीन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईरान सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान सपोर्ट करो, वहीं उसको अमेरिका भी रिकग्नाइज करे, यूरोपियन यूनियन के ममालिक भी रिकग्नाइज करें, क्योंकि ऐसी हुकूमत को फंक्शन करने के लिए सरमाया चाहिए होगा, बजट चाहिए होगा। अफगानिस्तान के अपने कोई रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, अभी तक सारी गवर्नेंस अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की इमदाद के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो ये खासा कॉम्प्लेक्स सवाल है। तालिबान को एक इफेक्टिव गवर्निंग कंट्रोल होगा तो अफगानिस्तान की सरजमीन को कहीं किसी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने से रोक सकेंगे। अगर वहां पर एक झगड़ा शुरू हो जाता है डिफरेंट पावर ग्रुप्स के दरमियान में, तो फिर झगड़े की सूरत में उनकी कोई खास कैपेसिटी होगी भी नहीं कि वो पाकिस्तान की मदद कर सके। डॉक्टर साहब, वैसे एक बात शायद आप एग्री करें इस बात से, अमेरिका ने इस खित्ते को तो धकेल दिया, हमारा नुकसान हुआ, जानी नुकसान, माली नुकसान, लेकिन एक बात पे अमेरिका को दाद देनी पड़ेगी, अपने मुल्क में दोबारा 9/11 उन्होंने नहीं होने दिया। देखिए 9/11 तो अभी उसके बारे में ज्यूरी स्टिल आउट कि 9/11 क्या था, ये तो कई दफ़ा चीज़ें ठीक तरह से समझ नहीं आती। 9/11 के बारे में तो बड़ी अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक तरह से समझ नहीं आ सकी कि 9/11 हो कैसे गया था, वो लोग अमेरिका में मौजूद कैसे थे, क्या वाकई ही 9/11 की सारी प्लानिंग और ट्रेनिंग अफगानिस्तान में बैठ के हुई या उसकी ट्रेनिंग अमेरिका में हुई थी, क्या अमेरिका इतना ही बेखबर था जितना कि लगता है। अभी तक तो 9/11 के जो परपिट्रेटर्स हैं जैसे आज बेखबर है कि उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। यू आर वेरी राइट। जी शाजिया, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, कल के बाद से जिस तरीके से निज़ाम बदला गया है वहाँ पर, तालिबान जो है वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। हम ये भी नहीं कह सकते कि ताकत के बलबूते पर, वो तो तब कहें जब उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ा हो। कोई मज़ामत नहीं हुई। 3 लाख की फ़ौज जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। क्या अफगानिस्तान अमन की तरफ जा रहा है या हालात आपको और कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं जनरल साहब? जी, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि अफगान तालिबान काबिज हो गए। असल में अफगान तालिबान ने कब्जा छुड़वाया है और आज़ादी हासिल की है अफगानिस्तान के लिए। ये मेरा नजरिया है, आप इसको जैसे भी समझें। ठीक, देखिए बात यह है कि एक बात तो मतलब कोई भी ज़ी-शऊर अगर शख्स अंदाजा लगाए कि 9 दिन में अगर आप पूरे मुल्क के ऊपर 9 या 10 दिन में हावी हो जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि उसके अवाम आपके साथ हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि उस मुल्क की फौज भी रेजिस्ट नहीं उसने किया। और अब मैं आपको 2-3 वजूहात इसकी बता देता हूँ। नंबर 1 ये कि अफगान तालिबान ने जो कुछ हासिल किया है ये सिर्फ फौजी फतह आप इसको नहीं कह सकते, ये पोलिटिको मिलिट्री फतह है। इसमें बहुत पहले से उनके इन रोड से उन्होंने लोगों के साथ राब्ते बना रखे थे और आपने देखा जहां जहां गए सवाए काबुल के उसके सीन आपको दिखाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक खास एंगल है उसमें। हर जगह लोगों ने पजीराई की है। लड़ाई सिर्फ 2-3 जगह पर हुई है, बाकी हर जगह, वरना देखिए एक शहर में अगर 10 बंदूक बरदार भी किसी छत के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं 3 दिन लगते हैं उस शहर को क्लियर करने में। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये आए हैं, ये एक पोलिटिको मिलिट्री कू किया है इन्होंने, एक बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल में जो अफगान अवाम थे वो तंग थे काबिज फौजों के रवैये से। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन फौजों की, नेटो की फौजों की। और साफ ज़ाहिर है कि उनका रवैया क्यों अच्छा होना था, वो तो बाहर से आए थे, अपनी तनख्वाहें ले रहे थे, उन्होंने वापस चले जाना था। दूसरा, मेरे ख्याल अफगान अवाम तंग अशरफ गनी की करप्शन से भी थे, अशरफ गनी की करप्ट हुकूमत से भी थे, और इस वजह से ये सारा कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ, वरना इसका इम्कान नहीं था। देखिए लोग क्या कह रहे थे, कहते हैं 20 सालों में जितने $1 ट्रिलियन यहाँ पर दिए गए अफगान हुकूमत को, एक नया दुबई बन सकता था यहाँ पे। जी, क्योंकि असल में फौज जो है वो सिर्फ पैसों से नहीं बन सकती, वर्दी पहनाने से नहीं बन सकती, बंदूकें हाथ में पकड़ाने से नहीं बन सकती। उनमें एक जज्बे की जरूरत है। वेरी ट्रू। लड़ने के लिए किसी मकसद की जरूरत है। अफगान फौज के पास ना कोई मकसद था,
ना कोई जज्बा था, ना मोराल था, तो वो कैसे खड़े होते? सिर्फ बंदूकों के जोर पे फौजें नहीं बनती। लेकिन सर, और हमारे सब जो काबुल एयरपोर्ट के जो हमने फिर मनाजिर कल देखे, जिस तरह लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लटक रहे हैं, 3 लोग तो लटकने उनकी कोशिश की, फिर वो गिर गए और हलाक हो गए, वो भी तो एक मैसेज था कि शायद वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है अफगान तालिबान का काबिज होना। देखें, बात यह है कि वहां पर तो आपको पता है अशरफ गनी की हुकूमत थी, अमेरिकन पहले आ गए थे, उन्होंने जो अफवाहें फैलाई होंगी काबुल में, वो क्या क्या नहीं होंगी कि जी ये हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, ये तो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि देखें, आप समझ लें कि अगर अज्यूम कर लिया जाए कि बिल्कुल अमन अमान है अफगानिस्तान में, और वहाँ के आम गरीब लोगों को अगर मौका मिले अमेरिका जाने का, कनाडा जाने का, इवन पाकिस्तान आने का, बिकॉज क्यों ना जाए, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि भी गरीब गुरबा किसी तरीके से हम उधर चले जाएं, कोई ना कोई हाथ पांव मारे। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। नॉट ओनली अफगान तालिबान फैक्टर, साफ ज़रा वेस्ट तो यही कहेगा, लेकिन मेरे ख्याल हमें जरा एनालाइज करके हकीकत पसंदी से देखना चाहिए चीज को। अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई कर रखा है, अब पाकिस्तान के हालात और अफगानिस्तान के हालात में बहुत ज्यादा फर्क है। गिवन अ चॉइस मेनी पीपल वुड लाइक टू कम टू पाकिस्तान। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। इस मौके से कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं और वो जाना चाह रहे हैं, वो वहां से निकलना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं ये समझता हूँ कि देखें, लोग कहते थे कि यहाँ पर एक लंबी सिविल वॉर हुई थी, होगी, नहीं हुई। लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा पनागज़ीन आएंगे, मैं आपके प्रोग्राम में कहता रहा नहीं आएंगे। लोग कहते थे काबुल पर हमला होगा, मैं आपको लगातार कह रहा था कि काबुल पुरअमन तरीके से लिया जाएगा, कोई। लेकिन अभी तक जो काबुल एयरपोर्ट है वो फौजियों के पास ही है। जी, वो अमेरिकन फौजियों के पास है। और ये भी मैं बता दूं, सिर्फ इसलिए उनके पास है कि अफगान तालिबान अपनी एग्रीमेंट का पास रखे हुए हैं। हाँ। उन्होंने कहा है कि जब तक ये निकल नहीं जाते, जो कि अभी 31 अगस्त है, उस वक्त तक वो उन पर कोई हमला नहीं करेंगे, वरना मजाल नहीं थी कि ये 5000 फौज जो है ना इधर आती। वो तो इसलिए भी आ जा रहे हैं ताकि दूसरी चीजों पे पर्दा पड़ जाए, लोग वो सवाल ना उठाएं। वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को मर्जी से आ सकते हैं, मर्जी से जा सकते हैं। असल बात तो दुनिया को पता है जो भी है। तो जो जब मैंने अफगान तालिबान का जो चीजें देखी हैं कि किस तरीके से मिलिट्री और पॉलिटिकल कू लेकर आए, कैसे उन्होंने डिप्लोमेसी में चाइना से बात की, ईरान से बात की, रूस से बात की, और इन ममालिक ने अपने जो सिफारत खाने वो भी बंद नहीं किए, कायम रखे। उसके अलावा जैसे नेगोशिएशन में दोहा में उन्होंने टाइम गेन किया। ये जब मैं सारी चीजें देखता हूं तो मेरा ये एनालिसिस है कि वो क्यों नहीं इंटरनल पॉलिटिक्स में अच्छे होंगे। अगर एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में वो इतने अच्छे हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी में इतने अच्छे हैं, डिप्लोमेसी में इतने अच्छे हैं, तो हमें क्यों शक पड़ा हुआ है कि जी वो मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का बयान सुना होगा कि हम तस्लीम नहीं कर रहे, और यूरोपीय यूनियन को भी वो कह रहे हैं तस्लीम ना करें। अब आप देखें, रशिया, टर्की, चाइना, पाकिस्तान, क्या कोई ऐसे भी खतरात है कि मगरबी ममालिक की तरफ से पाबंदियां जो है ना वो सैंक्शंस लगा दी जाएं डराने धमकाने के लिए? कि आप क्यों? जी देखें, आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा तो बहुत है। हाँ। अमेरिका को, हिंदुस्तान को, अशरफ गनी को और कुछ मगरबी ताकतों को। और उनके पास जब गुस्सा दूर ना किसी तरीके से हो सके तो यही करते हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन अल्लाह मियां खैर करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जिस ग्रोह के साथ हमें मुंसलिक होना चाहिए और जिनके साथ हमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए वो है जिसका आपने नाम लिया है, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, और शायद कुछ और मुल्क आ जाए मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका से। तो अब दुनिया सिर्फ अमेरिका नहीं है। एक जमाना था कि अमेरिका ही दुनिया था, अब अमेरिका ही सिर्फ दुनिया नहीं है, ये दूसरे लोग भी दुनिया जिनका भी आप और मैं जिक्र कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को ना तो जल्दी करनी चाहिए और ना ही देर यही मैं आपसे पूछने वाली थी। सुबह से मैं टीवी पर ये डिस्कशन सुन रही हूँ कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी ज़ाहिर इंतज़ार भी किया जाएगा कि जो तालिबान है वो कैसी हुकूमत बनाते हैं, कैसा सिस्टम लेकर आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान अपना फैसला करेगा? इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मैं ये भी कह दूं कि बाकियों से पीछे भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्टेक है अफगानिस्तान में। ये भी बहुत बुरा लगेगा कि चाइना भी तस्लीम कर ले, रूस भी तस्लीम कर ले, ईरान भी तस्लीम कर ले, और आप अमेरिका का मुंह देखते रहें कि जी वो करेंगे तो हम करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें कोऑर्डिनेशन के साथ जब 6-7 बड़े मुल्क तैयार हो जाए और 15-20 छोटे मुल्क तैयार हो जाएं, हमें उनके साथ ही उनको तस्लीम करना चाहिए, ताकि अमेरिका की तरफ से आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी इकट्ठे ही भुगते हैं फिर। जी नहीं, उसकी मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी सूरत में, और ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आप कुछ देर के बाद ये सामने आ जाएगी,
किसी भी सूरत में अमेरिका इस खित्ते को मुकम्मल तौर पे चाइना और रशिया के हवाले नहीं कर सकता, उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, तो वो इनको लाजमी तो फिर अल्टरनेट स्ट्रेटजीज आपको लगता है ये ममालिक मिलकर दोबारा बनाएंगे? जी, वो इसको तस्लीम करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे, मजीद गंद मचाने की कोशिश करेंगे जितना उनसे हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो लोग पीस चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर अमन चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते हैं, वो ग्रोह इस वक्त बहुत मजबूत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाज़िम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।